बच्चों आज हमारे पास है टेलीस्कोप। इससे पहले हमने देखा था माइक्रोस्कोप और आज है दूसरा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टेलीस्कोप। टेलीस्कोप हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं, एक टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप और दूसरा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप अर्थ में ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए यूज किया जाता है। जैसे में माउंटेन देखना है, वैलीज देखनी है, तो उसके लिए टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप ये इरेक्ट इमेज प्रोड्यूस करता है, सीधी इमेज। दूसरा टेलीस्कोप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जैसा नेम से दिख रहा है ये एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज को देखने के लिए यूज किया जाता है, जैसे स्टार्स को, प्लैनेट्स को, और ये प्रोड्यूस करता है इन्वर्टेड इमेज, उल्टी इमेज। तो सर अगर ये इन्वर्टेड इमेज प्रोड्यूस करता है तो हम प्लैनेट हमको उल्टा नहीं दिखाई देगा? प्लैनेट ऑलमोस्ट स्फेरिकल है, वोल्टा सुल्टा सब एक समान है, तो कैसा भी दिखे सब चलता है। तो हम यहाँ पे यही पढ़ने वाले हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, और इसमें हमारे पास टू टाइप्स के आएंगे, रिफ्रैक्टिंग टाइप और रिफ्लेक्टिंग टाइप। फिर हम इसमें देखेंगे रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के क्या एडवांटेजेस हैं। जो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप होगा वो बेस्ड होगा लेंसेज पे, और रिफ्लेक्टिंग टाइप बेस्ड होगा मिरर पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें पढ़ना है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जिसमें पहले हमारे पास आएगा रिफ्रैक्टिंग टाइप, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप जो लेंसेज पे बेस्ड है, हमारे पास इसमें होते हैं टू लेंसेज। जो ऑब्जेक्ट की साइड है वो है ऑब्जेक्टिव, और जो आईज की साइड है वो है आई पीस या आई लेंस इसको कहते हैं। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप से उल्टा है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव स्मॉल एपर्चर का होता था, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लार्ज एपर्चर का होता है, ये बड़े साइज का होता है एज कंपेयर टू आई पीस। और हमारे पास आई पीस होता है स्मॉल एपर्चर का। अगर फोकल लेंथ के टर्म्स में बात करें तो फोकल लेंथ लार्ज होता है ऑब्जेक्टिव का, लार्ज फोकल लेंथ, और आई पीस का फोकल लेंथ स्मॉल होता है, स्मॉल फोकल लेंथ। ठीक, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में उल्टा था, ऑब्जेक्टिव स्मॉल एपर्चर, आई पीस लार्ज एपर्चर। टेलीस्कोप में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव लार्ज एपर्चर का होता है और आई पीस स्मॉल एपर्चर का। अगर फोकल लेंथ के टर्म्स में बात करें, इसका फोकल लेंथ ज्यादा होता है, इसका फोकल लेंथ कम होता है। इतनी बात समझ गए? अच्छा सर ऑब्जेक्टिव का एपर्चर लार्ज क्यों रखते हैं, क्यों बड़ा रखते हैं इसको? देखो टेलीस्कोप हमें यूज करना है प्लैनेट्स को देखने के लिए, स्टार्स को देखने के लिए, जो कि बहुत दूर है। हमें मून देखना है, जुपिटर देखना है, वीनस देखना है, बहुत दूर है, बहुत दूर है। तो वहां से हम चाहते हैं हम ज्यादा से ज्यादा लाइट रेज को कलेक्ट करें, ज्यादा से ज्यादा लाइट रेज हम तक आए, क्योंकि हम तभी ब्राइट इमेज उसकी फॉर्म कर पाएंगे। अगर हम कम रेज को कलेक्ट करते हैं, क्योंकि एक तो वो बहुत दूर है, और अगर हम कम रेज को कलेक्ट करते हैं फेंट इमेज बनेगी, हल्की इमेज बनेगी। हमें चाहिए ब्राइट इमेज, इंटेंस इमेज। तो हम ज्यादा से ज्यादा लाइट रेज को कलेक्ट करना चाहते हैं जो वहां से आ रही हैं। तो वो कब पॉसिबल है? जब ऑब्जेक्टिव का एपर्चर लार्ज हो। अगर ये बड़ा होगा तो ज्यादा लाइट रेज को कलेक्ट करेगा, छोटा होगा तो कम लाइट रेज को कलेक्ट करेगा और फेंट इमेज बनेगी। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव का एपर्चर लार्ज रखा जाता है ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लाइट रेज को कलेक्ट करे और ब्राइट इमेज हमें मिले। इतनी बात समझ गए? ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें हमारे पास टू केसेस आएंगे। केस नंबर ए, इमेज एट डी। यहां पे भी वही करना है, इमेज जब डी पे बनेगी मैग्निफिकेशन निकालो, और इमेज जब इंफिनिटी पे बनेगी मैग्निफिकेशन निकालो। तो पहले इमेज एट डी, इमेज एट डी, रे डायग्राम और मैग्निफिकेशन ये दोनों आने चाहिए। पहले इमेज डी पे बनाते हैं। ठीक, तो रे डायग्राम यहां पे बनाता हूं मैं। ये हो गया हमारे पास ऑब्जेक्टिव, और ये हो गया हमारे पास आई पीस, ऐसे। ठीक है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो क्या होता है, अच्छे से देखना रे डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है। ये ऑब्जेक्टिव लार्ज एपर्चर का और ये आई पीस स्मॉल एपर्चर का। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां पे है? बहुत दूर। क्या देखना है हमें टेलीस्कोप से? प्लैनेट्स, स्टार्स, मून देखना है, हमें देखना है कोई प्लैनेट, मार्स देखना है, जुपिटर देखना है, सैटर्न देखना है, बहुत दूर है, बहुत दूर है। तो जो उनसे लाइट रेज आएंगी वो पैरेलल आएंगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट में इसके रिस्पेक्ट में, तो पैरेलल रेज आएंगी। पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भी आ सकती हैं और ऐसे भी आ सकती हैं। ये ऑब्जेक्ट से आ रही है रेज, ऑब्जेक्ट क्योंकि इंफिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, तो रेज एक दूसरे के पैरेलल आ रही हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भी आ सकती हैं, ऐसे भी आ सकती हैं। इनफाइनाइट पे कोई ऑब्जेक्ट होगा तो रेज ऐसे पैरेलल ही तो आएंगी, ये ऐसे। ठीक है, अब यहां पे है ऑब्जेक्टिव कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसको कन्वर्ज करेगा। कहां पे कन्वर्ज करेगा? जब रेज एक दूसरे के पैरेलल आती है और प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल आती है तो फोकस पे कन्वर्ज होती है। पता है ना आपको, ये कॉन्वेक्स लेंस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आ रही है, कहां पे कन्वर्ज होती है? फोकस पे। यहां पे कहां कन्वर्ज होंगी? ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है बट एक दूसरे के पैरेलल है,
तो ये कन्वर्ज होंगी फोकल प्लेन पे, मतलब कहां पे, ये देखो यहां कहीं ये कन्वर्ज हो जाएंगी, ये सीधी चली गई ऑप्टिकल सेंटर से और ये इधर, और यहां पे मून की बन गई इमेज, छोटी इमेज ही बनी मून की यहां पे ये। अब ध्यान देना ये डिस्टेंस कितनी है, यहां से इसका ऑप्टिकल सेंटर है सपोज सी, इसके ऑप्टिकल सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस जो फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव की वही होगी। देखो अगर रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती तो इमेज यहां पे बन जाती इस पॉइंट पे, जो फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव का, जो फोकस है ऑब्जेक्टिव का यहां पे, लेकिन ये एक दूसरे के पैरेलल आ रही है तो ये यहां नीचे कहीं कन्वर्ज होंगी। ये डिस्टेंस अभी भी फोकल लेंथ के इक्वल है, मतलब यहां पे अगर हम एक प्लेन डालें तो ये इमेज कहां पे बन रही है, फोकल प्लेन पे। यहां एक प्लेन डाल दो जो कि फोकस से पास हो सीधा ऐसे, तो ये इमेज फोकल प्लेन पे बनेगी, मतलब ये लेंथ फोकल लेंथ ही होगी, फोकल लेंथ ही होगी। फिर से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आती तो कहां पे कन्वर्ज करता है, ये कॉन्वेक्स लेंस यहां पे जो उसका फोकस है। अगर एक दूसरे के पैरेलल आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं आ रही है, तो कहां पे कन्वर्ज करेगा, फोकस से नीचे, लेकिन ये लेंथ अभी भी फोकल लेंथ ही होगी। मतलब अगर एक प्लेन यहां डाल दे, एक सीट यहां डाल दे, तो वो प्लेन फोकस से पास होगा और उस प्लेन को कहेंगे फोकल प्लेन। तो हम कहेंगे जो रेज एक दूसरे के पैरेलल आती हैं वो कहां कन्वर्ज होती है, फोकल प्लेन पे, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो फोकस पे, वो भी फोकल प्लेन में आएगा। समझ गए, कंफ्यूज होने में? ठीक, ये डिस्टेंस अभी भी फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव की, इतनी बात समझ गए ना? ठीक है, अब देखिए तो मून की इमेज ये बन गई, छोटी सी इमेज बन गई मून की। ठीक, अब ये जो दूसरा लेंस है आई लेंस, ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया, और जो दूसरा लेंस है जो आई लेंस है या आईपीस इसको कहते हैं, जो आई लेंस है वो अब सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह वर्क करेगा, सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह। इस आई लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट हो गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। रियलिटी में तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, लेकिन इसके लिए ये ऑब्जेक्ट हो गया जो छोटी सी इमेज बनी मून की, और इसको क्या बोलेंगे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट ये है। अब ये क्या करेगा, इसकी इमेज बनाएगा। हम कहां पे चाहते हैं, थोड़ा यहां पे बना लेते हैं इसको, हम कहां पे चाहते हैं कि इमेज कहां पे बने, हम चाहते हैं इमेज डी पे बने। और अगर इमेज डी पे बने तो मतलब ये ऑब्जेक्ट कहां आना चाहिए, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहां आना चाहिए, इसके फोकस के अंदर। तो इसका फोकस ये है Fe, ठीक, Fe। और देखिए फिर से ऑब्जेक्टिव ने ये इमेज बना दी मून की, कहां पे बनाई, अपने फोकस पे, फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव। ठीक, थोड़ा नीचे इसको कन्वर्ज किया लेकिन फोकल प्लेन पे। ठीक, और ये लेंथ हो गई, ये डिस्टेंस हो गई फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब आई लेंस के लिए मून की ये छोटी सी इमेज ऑब्जेक्ट है, तो ये इसकी इमेज कहां बनाएगा, हमें कहां पे इमेज ऑब्टेन करनी है, पहला केस देख रहे हैं डी पे इमेज ऑब्टेन करनी है, तो हम इस ऑब्जेक्ट को इसके फोकस के अंदर लेके आ गए। तो अब ये डी पे इमेज बना रहा है, हमने ऐसे एडजस्ट किया कि इमेज कहां पे बने, डी पे इमेज बने। ठीक, तो ये रे देखो ऐसे चली गई, एक जा रही होगी ऑप्टिकल सेंटर से, एक यहां से ले जाओ, कुछ इस तरीके से इनको ले जाओ कि ये एक दूसरे के नॉन पैरेलल हो, ये चले गई ऐसे। ठीक, ये हमने यहां से देखा, फिर तो हमें ये रे यहां आइज ने बैक ट्रेस किया, यहां से आती हुई लगी। ठीक, और ये वाली कहीं यहां से आती हुई लगी, इधर यहां पे। ठीक, जहां पे दोनों रेज मिली तो हमने कहा यहां पे इमेज बन रही है, ये बन गई इसकी इमेज। थोड़ा इसको सही से ड्रॉ कर लेना, स्केल से, पेंसिल से अच्छा ड्रॉ कर लेना इसको। ये लो, ये इमेज बन गई। ठीक है, ये तो फाइनल इमेज मून की ये बड़ी इमेज बन गई, इन्वर्टेड इमेज बन गई, देखो उल्टी इमेज बन गई। ठीक, तो एक बार फिर से कैसे वर्क किया टेलीस्कोप ने, रिफ्रैक्टिंग टाइप, इमेज डी पे चाहते हैं हम। पहले ऑब्जेक्टिव ने मून की इमेज यहां पे बनाई, छोटी सी इमेज, फिर इस आई पीस ने सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह वर्क किया, और हमने इस ऑब्जेक्ट को, जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है इसके लिए, इसको इसके फोकस के अंदर लेके आए। तो हमने ऐसे एडजस्ट किया कि इमेज कहां पे बन जाए, यहां से डी पे इमेज बन जाए। अब हम इसका मैग्निफिकेशन निकालेंगे, कितना मैग्निफिकेशन इसने प्रोड्यूस किया। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर सपोज सी डैश, ठीक, ये आई लेंस है हमारे पास, यहां पे लिख लेते हैं इसको आई लेंस। ठीक, हम इसका मैग्निफिकेशन निकालना चाहते हैं। देखो ध्यान से देखना, सपोज ये जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट था इसके लिए इसकी हाइट है ए बी। ठीक, ये ए पॉइंट, ये बी। ठीक है, अब देखिए सपोज ये एंगल अल्फा है, अल्फा वो एंगल है जो मून आइज में सबटेंड कर रहा है। हम ऐसे खड़े हो गए, मून को देख रहे हैं, तो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, अल्फा। अगर ये अल्फा है तो वर्टिकली अपोजिट ये भी अल्फा होगा, एंगल सबटेंडेड बाय द मून एट द आई, अल्फा।
ठीक, हम ऐसे देख रहे हैं ना मून को, तो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है अल्फा, ये अल्फा तो वर्टिकली अपोजिट, ये भी अल्फा, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज दिस इज बीटा, सपोज इमेज ने कितना एंगल सबटेंड किया, बीटा। तो मैग्निफिकेशन किसके इक्वल होगा, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय टेलीस्कोप, मैग्निफिकेशन m is equal to angle subtended by the image upon angle subtended by the object। तो यहां पे जो मैग्निफिकेशन है वो है एंगुलर मैग्निफिकेशन, और ये किसके इक्वल होता है, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज अपॉन विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। अब ध्यान ये रखना है यहां पे एंगुलर मैग्निफिकेशन थोड़ा अलग है, टेलीस्कोप के लिए अलग होता है। अगर माइक्रोस्कोप की बात करें तो वहां पे एंगुलर मैग्निफिकेशन पे अल्फा होता था, एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन प्लेस्ड एट डी, जब डी पे रखते हैं। टेलीस्कोप में हम बहुत दूर के ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, अब उनको डी पे तो नहीं ला सकते, तो यहां पे जो अल्फा होता है, ध्यान से सुनना, टेलीस्कोप में एंगुलर मैग्निफिकेशन में जो अल्फा होता है, इट इज विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। जब उसको बिना टेलीस्कोप के देखो, बिना टेलीस्कोप के मून को देखो, वो कितना विजुअल एंगल सबटेंड कर रहा है, वो है अल्फा, समझ गए, वो अल्फा ये है, ठीक, वर्टिकली अपोजिट ये भी अल्फा होगा, ठीक है। अब ये स्मॉल एंगल है क्योंकि इमेज जो बनती है बहुत छोटी इमेज है, ये जो इमेज बनाता है ऑब्जेक्टिव प्लैनेट की जो इमेज बना रहे हैं बहुत छोटी इमेज है, तो ये एंगल अल्फा बीटा ये भी स्मॉल होंगे, अगर स्मॉल होंगे तो इनको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं एज tan बीटा और tan अल्फा। अब tan बीटा किसके इक्वल है, ये ट्राइंगल में देखो, ये ट्राइंगल में tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, AB, tan बीटा चाहिए ना, ये ट्राइंगल दिख रहा है छोटा सा, tan बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस, बेस AC डैश या C डैश A लिख लो, ठीक, tan अल्फा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये वाला ट्राइंगल में, ये वाला ट्राइंगल देख पा रहे हैं, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर जो कि AB है अपॉन बेस, बेस ऊपर निकल गया, tan अल्फा यहां था, बेस ऊपर निकल गया, बेस क्या है, बेस है CFO, CFO, ठीक हो गया, हाँ ठीक हो गया सर। अब देखो इसको कैंसिल हो रहा है कुछ, AB गया, CFO अपॉन C डैश A, ठीक है। अब यहां करते हैं इसको और ओपन करते हैं, CFO क्या है, CFO दिस इज फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, CFO फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, प्लस क्या माइनस, इधर के लिए इंसिडेंट रे इधर जा रही है, ये ऐसे रेज आ रही है ना इधर के लिए, ऐसे यहां से इधर, यहां से इधर, यहां से इधर, रेज ऐसी आ रही हैं, हम इधर के लिए ही मेजर कर रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं इधर के लिए, तो FO प्लस आ जाएगा अपॉन, ये क्या है, C डैश A क्या है, C डैश A क्या है, C डैश A, C डैश A आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, आई लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है ना वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो दिस इज UE ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई लेंस, ठीक, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ही तो है, प्लस UE या माइनस UE, C डैश A UE है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई लेंस, E इसलिए लिखा आई लेंस के लिए, प्लस UE या माइनस UE, इंसिडेंट रे इधर है, ऑप्टिकल सेंटर से इधर के लिए जाएंगे मेजर करने को, तो माइनस UE। हम इसको और ओपन कर सकते हैं फॉर आई लेंस, आई लेंस के लिए थिन लेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f अप्लाई कर दो। आई लेंस के लिए इमेज कहां पे बन रही है, डी पे, प्लस डी या माइनस डी, यहां से इधर के लिए आ रहे हैं, इंसिडेंट रे इधर है, यहां से इधर के लिए आ रहे हैं माइनस डी, यू क्या होगा, यू होगा माइनस UE, एफ क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस है, प्लस FE, तो यहां रख दो, तो क्या बना 1/-d, और ये हो जाएगा प्लस 1/UE इज इक्वल टू 1/FE, तो 1/UE किसके इक्वल आ गया, 1/UE इक्वल टू 1/FE प्लस 1/d, 1/UE क्या आ गया, ये इधर ले जाओ, 1/FE प्लस 1/d, तो 1/UE को यहां रख लो, तो m इज इक्वल टू माइनस ऊपर निकल गया, माइनस FO, 1/UE यहां रख लिया, 1/FE प्लस 1/d। अब इसको FE से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर लो ताकि और अच्छे से फॉर्मूला जाए, इसको FE से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर लो, मल्टीप्लाई भी कर लो FE से, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस से, तो m किसके इक्वल हो जाएगा, m हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया FE से, FE नीचे आ जाएगा, माइनस FO अपॉन FE, मल्टीप्लाई भी कर दो, FE अपॉन FE 1 प्लस FE अपॉन D, 1 प्लस FE अपॉन D। दिस इज मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप when final image is obtained at D, जब इमेज D पे बनेगी तो ये आ गया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, क्या आ गया, माइनस FO अपॉन FE 1 प्लस FE अपॉन D, दिस इज F
माइनस एफ ओ, ये एफ है भाई, कंफ्यूज मत होना, मैं एफ ऐसा ही बनाता हूँ, माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई इंटू 1 प्लस एफ ई अपॉन डी. डी इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन विच इज 25 सेंटीमीटर फॉर नॉर्मल आई. ठीक है, एफ ओ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, एफ ई फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, और बाकी है. ठीक, समझ गए. यह मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जब फाइनल इमेज कहां पे बन रही है, डी पे. अच्छा, यहाँ पे जो माइनस है वो क्या शो कर रहा है, माइनस शो कर रहा है कि फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड, उल्टी है. तो फाइनल इमेज क्या उल्टी है, हाँ ये देखिए नीचे के लिए, फाइनल इमेज यहां से नीचे के लिए, तो वही है. नेगेटिव ये शो कर रहा है फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड, तो फाइनल इमेज इन्वर्टेड ही है, नीचे ही है. समझ आ गया. ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, करो इसको. रे डायग्राम समझ में आ गया, एक बार फिर से समझा दूं. हाँ, टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लार्ज अपर्चर का, आई लेंस स्मॉल अपर्चर का, रेज आ रही है इनफाइनाइट से एक दूसरे के पैरेलल, कहां पे कन्वर्ज होंगी, फोकल प्लेन पे, फोकल लेंथ पे. एफओ फोकल लेंथ हो गई, यहां पे इमेज बन रही है. ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट रियलिटी में नहीं है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं. ठीक, तो हमने इसको कुछ इस तरीके से एडजस्ट किया कि ये फोकस के अंदर आ जाए, ये ऑब्जेक्ट इसके फोकस के अंदर आ जाए, ताकि इमेज डी पे हम मिल पाए. तो इमेज डी पे मिल गई. दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस. हमने मैग्निफिकेशन फॉर्मूला लगाया, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट विदाउट टेलीस्कोप. ऑब्जेक्ट ने बिना टेलीस्कोप के कितना विजुअल एंगल सबटेंड किया आई पे. ठीक, तो बीटा अपॉन अल्फा, टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा, क्योंकि एंगल बहुत स्मॉल है, क्योंकि छोटी इमेज है, और ये अप्लाई किया, ये आ गया. ठीक, फाइनल इमेज ये है मून की, एक अच्छी इमेज आपको दिखाई देगी. ठीक है, ये समझ गए. तो ये है इमेज एट डी. अब केस नंबर 2 करते हैं. इमेज इन्फिनिटी पे चाहिए. ये जो पोजीशन है ये आईज को स्ट्रेन देगी, प्रॉब्लम देगी, बताया था मैंने इससे पहले भी. हमें रिलैक्स्ड आई सेटिंग चाहिए, आराम से हम देख पाए. तो उसके लिए हमें इमेज कहां पे मिलनी चाहिए, फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे. ठीक, फाइनल इमेज कहां पे मिलनी चाहिए, इन्फिनिटी पे. तो अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे मिलनी चाहिए तो मैग्निफिकेशन कितना आएगा और इसमें क्या चेंज करना पड़ेगा. चेंज बस इतना करना है, ये सब सेम रहेगा, इधर से यहां तक सेम रहेगा. अगर हमें फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे चाहिए तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसके लिए जो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है या इसकी जो इमेज है ए बी, इसकी इमेज या इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये कहां पे आना चाहिए, इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहां पे आना चाहिए ताकि फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बने, इसके फोकस पे. तो हम इसको थोड़ा पीछे लेके खींच के, और ये इसका फोकस यहीं पे आ गया एफ ई. तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे मिलेगी. रे डायग्राम मैं भी बना लेता हूं, इसको हटा दिया जाए, हो गया ये. चलो इसको हटाओ. लिखिए केस बी, इमेज एट इन्फिनिटी. केस बी, अब इमेज इन्फिनिटी पे रिलैक्स्ड आई सेटिंग, नॉर्मल एडजस्टमेंट भी इसको कहते हैं. तो लिखिए इसमें केस बी, इमेज एट इन्फिनिटी. इनफाइनाइट पे अब इमेज चाहते हैं, और इनफाइनाइट से जब रेज आती हैं तो आईज रिलैक्स रहती हैं, तो इसको कहते हैं रिलैक्स्ड आई सेटिंग. रिलैक्स्ड आई सेटिंग, या हम इसको नॉर्मल एडजस्टमेंट भी कहते हैं. नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट, ये वही टर्म यूज कर रहे हैं हम जो इससे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए किए थे. तो टेलीस्कोप तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आपने माइक्रोस्कोप सिंपल और कंपाउंड नहीं देखा. ठीक, चलो वापस आ जाते हैं यहां पे. तो इमेज अब हम चाहते हैं इन्फिनिटी पे, आइज रिलैक्स रखना चाहते हैं. देखेंगे मैग्निफिकेशन कितना आता है और रे डायग्राम इसके लिए कैसा बनता है. ठीक, फिर से वही ऑब्जेक्टिव लार्ज अपर्चर का, ये आ गया हमारे पास ऑब्जेक्टिव, और आई लेंस स्मॉल अपर्चर का. ठीक, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, लिख लेना इसमें ऑब्जेक्टिव, और ये है हमारे पास आई पीस या आई लेंस, आई पीस. ठीक है, अब देखो रेज फिर से वही एक दूसरे के पैरेलल आ रही हैं, ये इसको कन्वर्ज करा देगा यहाँ पे. ये फोकस से, ये ऑप्टिकल सेंटर से जा रही थी, सीधा निकल जाएगी, इसको सीधा बना लेना ये, और यहाँ से ये ऐसे आ जाएगी यहाँ पे. तो इसने बना दी इमेज यहाँ पे मून की, जुपिटर की, जो भी आप देख रहे हैं. ठीक है, इसके लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ पे बनाएगा, अपने फोकस पे. हमें चाहिए फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे मिले, तो कहाँ पे आना चाहिए ऑब्जेक्ट. देखो कॉन्वेक्स लेंस इनफाइनाइट पे इमेज कब बनाता है, जब ऑब्जेक्ट उसके फोकस में आता है. तो हम इसको ऐसे एडजस्ट किया कि ये ऑब्जेक्ट, इसके लिए जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ये इसके फोकस में आ जाए. तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का भी फोकस होगा, क्योंकि इनफाइनाइट से जो रेज आ रही है वो उसको फोकस में ही कन्वर्ट करेगा. फोकस में मतलब फोकल प्लेन में, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, ऐसे आ रही है फोकल प्लेन में, और इसका फोकस भी यहीं पे होगा. ठीक, इसी पॉइंट पे. ठीक है, तो ये रह गई ऐसे, ऑप्टिकल सेंटर से एक जा रही होगी, एक ऐसे जा रही होगी, एक
यहाँ से ऐसे जा रही होगी, यहाँ से ऐसे, एक दूसरे के पैरेलल बनाना दोनों को। यहाँ से हम देखेंगे कन्वर्ज कहाँ पे आती हुई लगेंगी। देखो एक ये आइज को बेंड करना नहीं आता, आइज ने बैक ट्रेस किया, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ऐसा लगेगा बहुत दूर जाके कहीं मिल रही है, मिलती हुई लगेंगी नहीं, तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। ठीक, आइज बैक ट्रेस करती जाएगी, इमेज कहाँ पे बनेगी, इनफाइनाइट पे, पैरेलल ना एक दूसरे के। ठीक है, अब देखो सपोज ये एंगल सबटेंड कर रहा है बीटा। ठीक, इमेज कितना एंगल सबटेंड कर रही है आई पे, बीटा, और ऑब्जेक्ट बिना टेलीस्कोप के एंगल सबटेंड कर रहा है अल्फा, वर्टिकली अपोजिट, तो ये भी अल्फा होगा। दिस इज सपोज ए, दिस इज बी, दिस इज सपोज सी, एंड दिस इज ऑप्टिकल सेंटर इसका सी डैश। ये सी डैश है, थोड़ा छोटा लिख दिया मैंने, समझ जाना, इसका ऑप्टिकल सेंटर सी डैश। फिर से मैग्निफिकेशन निकालते हैं, एम मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। स्मॉल एंगल है, छोटी इमेज है, एंगल इसमें छोटी इमेज है, स्मॉल एंगल होंगे, tan बीटा अपॉन tan अल्फा इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो tan बीटा किसके इक्वल होगा, tan बीटा परपेंडिकुलर ए बी, इस ट्राइंगल में tan बीटा परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस सी डैश ए, सी डैश ए इंटू tan अल्फा इस ट्राइंगल में tan अल्फा tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस ये सी ए, ऊपर चले गया, ए बी से ए बी गया, एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी से ए बी गया, सी ए अपॉन सी डैश ए। अब सी ए किसके इक्वल है, सी ए, ये इमेज कहाँ पे बन रही है, इसके फोकल प्लेन में, मतलब ये डिस्टेंस इसके फोकल लेंथ के इक्वल, यहाँ से यहाँ तक फोकल लेंथ ही तो होगा, इसका फोकल प्लेन पे बन रही है ना इमेज, तो ये फोकल लेंथ हो गया, प्लस एफ ओ या माइनस एफ ओ, इंसिडेंट रे इधर जा रही है, यहाँ से रेज ऐसे जा रही हैं, ये है भाई इंसिडेंट रेज इधर के लिए, ये इधर के लिए, ये इधर के लिए, ये इधर के लिए, और डिस्टेंस भी हम इधर के लिए मेजर करने हैं, तो प्लस एफ ओ आ जाएगा। और सी डैश ए किसके इक्वल होगा, सी डैश ए, ये कहां पे, इसके लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहां पे लाई कर रहा है ताकि इमेज इन्फिनिटी बने, फोकस पे, तो ये गया एफ ई, समझ गए, इसके लिए फोकस पे ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट फोकस पे, तभी तो इमेज इन्फिनिटी पे बनी। तो ये प्लस एफ ई या माइनस एफ ई, इंसिडेंट रे इधर जा रही है, हम यहां से इधर के लिए मेजर करते हैं, माइनस एफ ई, यहां से इधर के लिए मेजर करते हैं माइनस एफ ई, तो m इज इक्वल टू एफ ओ अपॉन माइनस एफ ई, या सही से लिखें इसको, तो माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई। This is magnification produced by telescope when final image is formed at infinity. This is relaxed eye setting और या कहें नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन। माइनस फिर से क्या शो कर रहा है कि फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड, फाइनल इमेज इन्वर्टेड ही बनेगी नीचे। ठीक, तो समझ गए टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टाइप, दो केसेस, डी पे इमेज और इन्फिनिटी पे इमेज। ठीक, तो ये मैग्निफिकेशन है जब इमेज बनती है इन्फिनिटी पे, माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई। चलिए अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, इन नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन, नॉर्मल एडजस्टमेंट मींस रिलैक्स्ड आई सेटिंग, इमेज कहां पे, इन्फिनिटी पे, इन नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप इज सपोज 7, मैग्निफिकेशन 7 है, एंड डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस इज 40 सेंटीमीटर। फाइंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेस, दोनों लेंसेस के फोकल लेंथ फाइंड करो, ऑब्जेक्टिव और आईपीस दोनों के फोकल लेंथ फाइंड करो। क्वेश्चन क्या है, नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन में, मतलब जब इमेज बन रही है इन्फिनिटी पे, तो मैग्निफिकेशन है 7, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव आईपीस दी गई है 40 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ फाइंड करो। जब इमेज इन्फिनिटी पे बनती है तो डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेस ऑब्जेक्टिव आईपीस किसके इक्वल हो जाता है, एफओ प्लस एफई। जब इमेज इन्फिनिटी पे बनती है, ये वाला केस ही तो है, तो डिस्टेंस बिटवीन बोथ द लेंसेस ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बिटवीन डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाता है, एफओ प्लस एफई के इक्वल। तो डिस्टेंस बिटवीन बोथ द लेंसेस एफओ प्लस एफई, ये कितना दिया गया है, 40 सेंटीमीटर। नहीं आया समझ में, जब इमेज इन्फिनिटी पे बनती है तो दोनों के बिटवीन डिस्टेंस किसके इक्वल हो गया, एफओ प्लस एफई के इक्वल, और एफओ प्लस एफई कितना दिया गया, 40 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखो हमारे पास मैग्निफिकेशन भी है 7, मैग्निफिकेशन कितना प्रोड्यूस करता है नॉर्मल एडजस्टमेंट में, एफओ अपॉन एफई। नेगेटिव तो शो कर रहा है कि फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड, नेगेटिव को छोड़ दो, तो एम इज एफओ अपॉन एफई इज इक्वल टू 7। एफओ किसके इक्वल हो गया, इसको इधर ले जाओ, 7 एफई, इसको यहां रख लो, 7 एफई प्लस एफई 8 एफई, 8 एफई इज इक्वल टू 40। तो एफई किसके इक्वल आ गया, 5 सेंटीमीटर। तो आई पीस का फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, तो एफओ कितना हो जाएगा, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, ये 5 हो गया, ये एफओ हो जाएगा फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव 7 × 5, तो मतलब 35 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ कितना आ गया, 35 सेंटीमीटर।
फिर से देखें क्या किया, नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन में जो दोनों के बिटवीन डिस्टेंस है वो FO प्लस FE के इक्वल हो जाएगा और वो दिया गया है 40 सेंटीमीटर। फिर मैग्निफिकेशन आपको दिया 7, मैग्निफिकेशन इज FO अपॉन FE, माइनस यहाँ पे शो कर रहा है कि फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड, तो FO अपॉन FE इक्वल टू 7, FO इक्वल टू 7FE, 7FE हमने यहाँ रख लिया, 8FE इक्वल टू 40, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज 5 सेंटीमीटर, ये 5 आ गया, ये 5 आ गया, 7 इंटू 5, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ 35 सेंटीमीटर। समझ गए? नेगेटिव कंफ्यूज मत हो ना, नेगेटिव यहाँ पे क्या शो कर रहा है, इससे इसमें भी और इससे पहले वाला जो इमेज है डी आया था उसमें भी, कि फाइनल इमेज उल्टी है। ठीक है, समझ गए? बस सिंपल फिगर है। ऑब्जेक्टिव लार्ज अपर्चर का बना लो, आई पीस स्मॉल अपर्चर का बना लो, रेज को ऐसे लेके आ जाओ, कन्वर्ज करा दो इसके फोकल प्लेन पे, तो ये डिस्टेंस फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव हो गई। अगर आपको इन्फिनिटी पे इमेज चाहिए तो FE यहां पे रख लो, यहीं पे, ठीक, रेज को पैरेलल कर दो इन्फिनिटी पे। अगर आपको चाहिए D पे तो FE इधर बना लो, तब ये F और C के बीच में आ जाएगा, और इनको नॉन पैरेलल कर दो, कन्वर्ज करा दो। ठीक है, ये है। समझ में आई बातें? हाँ, हो गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं एक अच्छे टेलीस्कोप की। एक अच्छा टेलीस्कोप कौन? तो एक अच्छे टेलीस्कोप की कुछ खास बातें होती हैं। अच्छा टेलीस्कोप कौन? तो अच्छा टेलीस्कोप वो, सीधी सीधी बात है, जो ज्यादा मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करे, जिसकी मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा हो। तो लिखो इसमें, फॉर अ गुड टेलीस्कोप, फॉर अ गुड टेलीस्कोप क्या खास बातें होनी चाहिए? फर्स्ट लार्ज मैग्नीफाइंग पावर, उसकी मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा होनी चाहिए ना। एक अच्छा टेलीस्कोप तो वही होगा जिसका मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा हो। सेकंड, लार्ज रिजॉल्विंग पावर, ये कुछ नया है, इसको समझाता हूं मैं थोड़ा। रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होनी चाहिए। रिजॉल्विंग पावर मतलब एबिलिटी टू शो टू नियर बाई ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली, बहुत पास पास के ऑब्जेक्ट्स को, एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, बहुत पास के ऑब्जेक्ट्स को जो अलग अलग दिखा रहा है, वो अच्छा टेलीस्कोप है। जो बहुत पास के ऑब्जेक्ट को मिक्स करके दिखा देता है ऐसे, वो अच्छा टेलीस्कोप नहीं है। ठीक, तो एक अच्छा टेलीस्कोप कौन? जिसकी रिजॉल्विंग पावर ज्यादा हो, जो बहुत पास के ऑब्जेक्ट्स को दूर दूर दिखा सके। जैसे 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 थोड़ा सोचो, आपके सामने एक पेड़ है आपके घर के बाहर, आप उसमें कितनी पत्तियां हैं गिन सकते हो ना, चाहे वो कितने दिन भी लगे, लेकिन अलग अलग उनको देख पा रहे हो, एक पत्ती है, एक ये है, एक ये है, एक ये, अलग अलग देख पा रहे हो। लेकिन बहुत दूर जो पेड़ है, क्या उसमें आप लीव्स गिन सकते हो? नहीं। मतलब आप वहां पे बहुत क्लोज ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग नहीं देख पा रहे हो। समझ गए? जो ट्री आपके सामने, आप वहां पे बहुत पास के ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग देख पा रहे हो, लेकिन जो ट्री आपसे दूर है वहां पे बहुत पास के ऑब्जेक्ट्स को आप अलग अलग नहीं देख पा रहे हो, मिक्स करके देख रहे हो, सारी लीव्स को मिक्स करके देख रहे हो। पता तो चल रहा है कि पेड़ है, लेकिन सारी पत्तियां मिली हुई लग रही हैं। तो एक अच्छा टेलीस्कोप, यहां से रिलेट करो इसको, एक अच्छा टेलीस्कोप हो जिसकी रिजॉल्विंग पावर ज्यादा है, जो बहुत पास के ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग दिखा सकता है। ठीक, थर्ड, इसकी ज्यादा होनी चाहिए लाइट गैदरिंग पावर। भाई एक अच्छा टेलीस्कोप तो वही है ना जो ज्यादा लाइट गैदर करे ऑब्जेक्ट से। हमें नहीं चाहिए फेंट इमेज बने, हल्की इमेज बने, हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लाइट ये कैप्चर करे, ज्यादा से ज्यादा लाइट रेज को हम आने दें। हम उसकी इंटेंसिटी को नहीं खोना चाहते, तो हम ज्यादा से ज्यादा लाइट को गैदर करना चाहते हैं। तो एक अच्छा टेलीस्कोप है जो ज्यादा लाइट गैदर करे, जिसकी लाइट गैदरिंग पावर ज्यादा हो। अगर कम लाइट को गैदर करेगा, कम लाइट रेज को कलेक्ट करेगा, तो फेंट इमेज बन जाएगी। ठीक, तो एक अच्छे टेलीस्कोप की ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और ये अचीव करने के लिए, टू अचीव दिस, अब एक कहानी चलेगी यहां पे, टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव ऑफ लार्ज एपर्चर, ऑब्जेक्टिव लेंस लिख लो इसको, ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ लार्ज एपर्चर इज यूज्ड। अब इन सबको अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव लेंस का एपर्चर ज्यादा होना चाहिए। एक ऑब्जेक्टिव लेंस ये है और एक ऑब्जेक्टिव लेंस ये है, तो कौन अच्छा है? ये वाला। इसमें ये तीनों ज्यादा होंगे, मैग्नीफाइंग पावर और रिजॉल्विंग पावर और लाइट गैदरिंग पावर। अगर मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला फिर से देखें, -FO अपॉन FE नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन में, तो मैग्निफिकेशन कब ज्यादा होगा टेलीस्कोप का? जब आई पीस का फोकल लेंथ कम हो और ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ ज्यादा हो। ठीक है,
मैग्निफिकेशन कब ज्यादा होगा? जब ये कम हो ये ज्यादा हो, मतलब आईपीस का फोकल लेंथ कम हो और ऑब्जेक्टिव का ज्यादा हो। यही रीजन है कि ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ ज्यादा रखते हैं, आईपीस का फोकल लेंथ कम रखते हैं। ठीक, खैर यहां पे आते हैं वापस। ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ ज्यादा, आईपीस का कम। तो एक अच्छा टेलीस्कोप हो जिसमें ये तीनों बातें हो, लार्ज मैग्नीफाइंग पावर हो, रिजॉल्विंग पावर ज्यादा हो, लाइट गैदरिंग पावर ज्यादा हो, और ये सब अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर ज्यादा हम रखते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ लार्ज अपर्चर इज यूज्ड। लेकिन अपर्चर ज्यादा करके कुछ प्रॉब्लम भी आ जाती है। हाँ जी, ये तो बढ़ जाता है लेकिन कुछ प्रॉब्लम भी आ जाती है। क्या है उसको देखते हैं। बट ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ लार्ज अपर्चर हैज सम प्रॉब्लम्स। कौन सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं भाई? पहले लिखते हैं फिर समझाता हूं। फर्स्ट, स्फेरिकल एबरेशन। स्फेरिकल एबरेशन, इसको समझाता हूं अभी। सेकंड, क्रोमैटिक एबरेशन। क्रोमैटिक एबरेशन। एंड थर्ड, डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर एंड हैंडल। समझाता हूं। स्फेरिकल एबरेशन क्या है? तो स्फेरिकल एबरेशन डिफेक्ट होता है लेंसेज में। कैसा? ये हमारे पास कोई लेंस है, कोई भी लेंस है, कैसा भी है, स्मॉल एपर्चर का, लार्ज एपर्चर का। तो इसमें क्या होता है? एक तो ये रेज होती है पैराएक्सियल रेज, जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास होती हैं, ये इसको यहां पे कन्वर्ज करा देता है। लेकिन एक रेज होती हैं जो बिल्कुल एजेस पे जाती हैं, जिनको कहते हैं मार्जिनल रेज। क्या कहते हैं? मार्जिनल रेज। ये मार्जिनल रेज है, ये तो पैराएक्सियल रेज है जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास है, इसने इसको यहां पे कन्वर्ट करा दिया। लेकिन ये है हमारे पास मार्जिनल रेस जो एजेस पे आती हैं, ये इसको ज्यादा बेंड करा देता है, यहां पे कन्वर्ट करा देता है। फिर इसके नीचे वाली को ये यहां कन्वर्ट करा देगा, फिर इसको यहां कन्वर्ट करा देगा। तो कोई भी लेंस हो, स्मॉल एपर्चर का, लार्ज एपर्चर का, वो सभी रेज को एक पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं कराता है, उसके बहुत सारे फोकस होते हैं। अब अगर स्मॉल एपर्चर का है तो ये जो फोकस होंगे वो बहुत पास पास होते हैं, तो हम इसको निग्लेक्ट कर देते हैं। अगर स्मॉल एपर्चर का लेंस है ना, ऐसा है, तो ये इसको यहां बेंड करा देगा, इसको यहां। तो ये जो फोकस होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, तो हम इस बात को निग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन जैसे जैसे एपर्चर बढ़ता चला जाएगा तो स्फेरिकल एबरेशन मींस इसके स्फेरिकल शेप की वजह से जो यहां पे ये सब रेज को एक पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं कर पा रहा है, इस इनएबिलिटी को स्फेरिकल एबरेशन करें। तो जैसे जैसे एपर्चर बढ़ेगा स्फेरिकल एबरेशन भी बढ़ जाएगा। कुछ रेज को ये यहां कन्वर्ज करा देगा, कुछ को यहां, कुछ को यहां, कुछ को यहां, कुछ को यहां। नहीं आया समझ में? एक बार फिर से, जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास होती हैं उनको कहते हैं पैराएक्सियल रेज, वो उनको कम बेंड करता है, यहां पे कन्वर्ज करा दिया, यहां पे फोकस हो गया। लेकिन जो रेज एजिस पे आ रही हैं, मार्जिनल रेज इनको कहते हैं, इसको यहां पे बेंड करा दिया, ज्यादा बेंड इनको करा दिया, तो सभी रेज को एक पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं करा पा रहा है लेंस। इस इनएबिलिटी को कहते हैं स्फेरिकल एबरेशन। और ये स्फेरिकल एबरेशन बढ़ता चला जाता है जैसे जैसे एपर्चर बढ़ाओगे, इंक्रीज हो जाता है। तो अगर हम यहां पे अपनी स्क्रीन लेके जाएं तो हमको अच्छी इमेज नहीं मिलेगी, हम यहां पे लेके जाएं अच्छी इमेज नहीं मिलेगी, क्योंकि सारी रेज यहां पे नहीं आ रही है, यहां पे भी नहीं आ रही है, यहां पे भी नहीं आ रही है, यहां पे भी नहीं आ रही है, किसी एक पॉइंट पे सारी रेज नहीं आ रही है, तो हमको अच्छी इमेज नहीं मिल पाएगी। क्योंकि स्मॉल एपर्चर के लेंस में ये बहुत पास पास होते हैं, ये यहां पे, इसको यहां पे कन्वर्ज करा दिया, इसको यहां पे करा दिया, बहुत पास पास, तो हम इसको इग्नोर कर लेते हैं, बोलते हैं कि भाई लेंस का फोकस यहां पे है। लेकिन रियलिटी में प्रैक्टिकली छोटा लेंस हो बड़ा लेंस हो, सभी रेज को एक पॉइंट पे कन्वर्ट नहीं कर पाता। ठीक, और ये जो इनएबिलिटी है ये बढ़ती चली जाती है, ज्यादा होती चली जाती है जैसे जैसे एपर्चर बढ़ाओगे, तो स्फेरिकल एबरेशन बढ़ जाता है। तो यहां पे स्क्रीन लेके जाएं अच्छी इमेज नहीं मिलेगी क्योंकि कुछ रेज तो आ गए, यहां पे चले जाएं नहीं मिलेगी क्योंकि कुछ रेज तो इधर है। ठीक, तो ये लेंसेज के साथ प्रॉब्लम होती है स्फेरिकल एबरेशन। सेकंड टाइप की प्रॉब्लम अपर्चर बढ़ा के जो होने लगती है, ज्यादा होने लगती है, क्रोमैटिक एबरेशन, क्रोम कलर से रिलेटेड। हमें पता है कि व्हाइट लाइट 7 कलर से मिलकर बनी है। ज्यादा बेंडिंग किसकी हो जाती है? वायलेट की, और कम बेंडिंग होती है रेड की। तो इसने रेड को यहां भेज दिया, वायलेट को यहां। ऐसा होता है लेंसेज के साथ। ठीक, रेड की बेंडिंग कम होती है, वायलेट की ज्यादा होती है, वायलेट को यहां भेज दिया, बाकी जो कलर्स हैं वो यहां इसके बीच में आएंगे। तो लेंसेज के साथ ऐसा होता है। और अगर ऐसा है तो कुछ कलर इधर निकल गए, कुछ कलर इधर, हमको इमेज क्लियर नहीं दिखाई देगी।
ये कम होता है स्मॉल एपर्चर के लेंसेज में, लेकिन जैसे जैसे एपर्चर बढ़ेगा क्रोमेटिक एबरेशन बढ़ता चला जाता है, अच्छी इमेज नहीं मिलेगी। तो ये प्रॉब्लम आने लगती है, क्रोमेटिक एबरेशन, स्फेरिकल एबरेशन। और थर्ड, भाई बहुत बड़े एपर्चर का हमें लेंस बनाना है। अगर हमें ये तीनों चीजें चाहिए एक अच्छे टेलीस्कोप के लिए, जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको अचीव करना है, तो एपर्चर बढ़ाना पड़ेगा लेंस का। और एपर्चर बढ़ाते बढ़ाते इतना बड़ा हो जाएगा कि उसको मैन्युफैक्चर करना ही टफ होता है। तो इतना बड़ा एपर्चर का हम कैसे बना लें ऑब्जेक्टिव लेंस? हमें कॉन्वेक्स लेंस 10 मीटर का बनाना है, तो मैन्युफैक्चर करना अपने आप में टफ है और भारी भी हो जाएगा। देखो लेंस में बहुत मटेरियल होता है, सोचो यहां से 8 मीटर का 10 मीटर का लेंस बन गया ऑब्जेक्टिव लेंस, तो कितना वो बल्की हो जाएगा, भारी हो जाएगा, और उसको हैंडल करना उतना ही टफ हो जाएगा। हमें उसको फिक्स करना है, नट बोल्ट लगाने, बहुत टफ हो जाएगा। ठीक, तो मैन्युफैक्चर करना टफ है और हैंडल करना भी टफ है, बल्कि हो जाता है ना। लेंस में मटेरियल कितना होता है, और 10 मीटर को सोचो लेंस बना दिया इतना बड़ा, तो उसको कितना भारी वो हो जाएगा, हैंडल करना उसको टफ हो जाता है। ठीक, अच्छा, तो हमें चाहिए ये कम रहे, स्फेरिकल एबरेशन, क्रोमेटिक एबरेशन ना हो, और बनाना भी आसान हो, हैंडल करना भी आसान हो। तो इसके लिए हम लेके आए रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टाइप। सो वी यूज रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। अब रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप को समझेंगे क्या होता है। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप जो मिरर पे बेस्ड है, और अगर ये मिरर पे बेस्ड है तो स्फेरिकल एबरेशन इसमें होगा नहीं, क्रोमेटिक एबरेशन होगा नहीं, क्योंकि मिरर है। और मिरर में मटेरियल कम लगता है, मिरर पतला होता है ना, लेंस मोटा होता है, तो मिरर में मटेरियल कम लगता है, तो मैन्युफैक्चर करना भी आसान होता है, और ज्यादा बल्कि भी नहीं होगा, भारी भी नहीं होगा, क्योंकि लेंस में तो ज्यादा मटेरियल होता है, लेंस भारी होता है, मिरर हल्का होता है, तो हैंडल करना भी इसको ईजी है। समझ गए क्या है? एक बार फिर से इस कहानी को समझते हैं। एक अच्छा टेलीस्कोप हो जिसकी मैग्नीफाइंग पावर, रिजॉल्विंग पावर, लाइट गैदरिंग पावर ज्यादा हो। हमने कहा अगर ये सब चीजें ज्यादा करनी है तो ऑब्जेक्टिव लेंस का एपर्चर बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे एपर्चर बढ़ाते चले जाते हैं कुछ प्रॉब्लम उसमें आने लगती हैं, ज्यादा होने लगती हैं, स्फेरिकल एबरेशन बढ़ जाता है, क्रोमेटिक एबरेशन बढ़ जाता है, मैन्युफैक्चर करना ही टफ है अपने आप में, और हैंडल करना भी टफ है। ठीक, क्योंकि भारी हो जाता है। तो हम लेके आए रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का आइडिया सबसे पहले न्यूटन ने दिया, और न्यूटन ने कैसा रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बताया था पहले उसको समझेंगे, और फिर ये मॉडिफिकेशन इसमें चलता रहा, और इसको मॉडिफाई किया कैसेग्रेन ने, कैसेग्रेन ने इसको मॉडिफाई किया। ठीक, अब देखते हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ये नोट हो गया था ना। ठीक, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। अब आएगा सेकंड, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप पहले कैसा रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप था जो न्यूटन ने आइडिया दिया था उस पर बेस्ड। तो उन्होंने कहा यहां पे एक ऐसे कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, यहां से रेज आ रही हैं मून से, वीनस से, जुपिटर से, ऐसे पैरेलल आ रही हैं। तो ये कॉनकेव मिरर है, जो पैरेलल रेज आएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ये होगी ना कहीं ऐसे, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर रख दिया उन्होंने। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव होता है वो कॉनकेव मिरर होता है। रिफ्लेक्टिंग टाइप में कॉनकेव मिरर एज ऑब्जेक्टिव यूज करते हैं यहां पे, समझ रहे? तो इनफाइनाइट से रेज आ रही हैं मून से, जुपिटर से, सैटर्न से, पैरेलल आ रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये कॉनकेव मिरर कहां पे कन्वर्ज करा देगा इनको? कॉनकेव मिरर इसको ले जाएगा यहां अपने फोकस पे। ठीक, इसको ड्रॉ मत करना अभी, ये पहले का था, जो नए जमाने का रिफ्लेक्टिंग टाइप हुआ जो एनसीईआरटी में दिया गया वो वाला पढ़ेंगे, ये पहले वाला है। ठीक, ये इनको कन्वर्ज करा देगा ऐसे फोकस में, क्योंकि पैरेलल आ रही है ना प्रिंसिपल एक्सिस के, पैरेलल आनी थी क्योंकि इनफाइनाइट से आ रही है, बहुत दूर ऑब्जेक्ट से आ रही है। ठीक, तो ये यहाँ पे फोकस में। अब हम यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस रखते थे एज एन आई पीस, ये आई पीस हो गया। अब इसको कुछ ऐसा रखते थे कि अगर हमें डीप इमेज चाहिए तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसके लिए जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है यहाँ पे जो बना, ये इसके फोकस के अंदर आना चाहिए, तब डीप इमेज बनेगी। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या होती थी, प्रॉब्लम ये होती थी हमें कॉनकेव मिरर बहुत बड़ा एपर्चर का बनाना है, हमें चाहिए ज्यादा से ज्यादा लाइट रेज को ये कलेक्ट करे, तो ये डिस्क बहुत बड़ी बनानी पड़ती है, 10 मीटर की, 12 मीटर की, 14 मीटर की, 16 मीटर की, बड़ी बनानी पड़ती है। ठीक, अब हमें कॉन्वेक्स लेंस को कहां पे रखना था? यहां बीच में। तो अगर सोचो 10 मीटर की डिस्क है, 10 मीटर का कॉनकेव मिरर है ना, 10 मीटर 15 मीटर ऐसा होता है, ये 10 मीटर 12 मीटर, इतना बड़ा अगर ये डिस्क है तो हमें कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस को लेके जो आईपीस है उसको लेके बीच में कहीं जाना पड़ेगा। ठीक, इसके बीच में कहीं जाना पड़ेगा, और बीच में हमें सीढ़ियां लगानी पड़ेंगी, वहां चढ़ना पड़ेगा बीच में देखने के लिए भाई कहां पे है। ठीक, और जाना भी रात को पड़ेगा, क्यों?
क्योंकि प्लैनेट्स देखने हैं, स्टार देखने हैं तो रात में ही तो देखने पड़ेंगे, दिन में कहाँ से देखेंगे, ठीक। तो रात को यहाँ चढ़ना पड़ेगा, तो ये प्रॉब्लम कर रही थी। तो कैसेग्रेन ने इस पर मॉडिफिकेशन किया। मॉडिफिकेशन ऐसा किया कि उन्होंने कहा यहाँ बीच में मत जाओ, नहीं यहां जाओ ही मत, क्या करो इसके रास्ते में। देखो फिर से, ये हमारे पास क्या है, अब एनसीईआरटी वाले पे आ गए हम। कैसेग्रेन टेलीस्कोप इसको कहते हैं, कैसेग्रेनियन टेलीस्कोप भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये हमारे पास कॉनकेव मिरर एज एन ऑब्जेक्टिव, इसको ही यूज करते हैं। यहां से कवर लगा दिया हमने ऐसे, ठीक, ये कवर है, इसकी बाउंड्री है। अब देखो ये रेज आ रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, मून से, किसी स्टार से, कहीं से भी, ऐसे कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो कॉनकेव मिरर इनको कन्वर्ट कराना चाहता है अपने फोकस पे, ये है सपोज फोकस कॉनकेव मिरर का, ठीक, यहां पे कराना चाहते हैं। लेकिन रास्ते में हमने कॉन्वेक्स मिरर रख लिया ऐसे, रास्ते में कॉन्वेक्स मिरर। अब ये कॉन्वेक्स मिरर क्या करेगा, इसको रिफ्लेक्ट कराएगा आगे, और यहां बीच में हमने छेद कर दिया और यहां पे होल करके हमने आई पीस अब इधर लगा दिया ऐसे। तो ये यहां से रिफ्लेक्ट होके लाइट रेज इधर चली गई ऐसे, और यहां से बैठ के हम मून को या स्टार को देख सकते हैं। दिस इज आई लेंस, आई लेंस, ठीक। ये क्या है, सेकेंडरी मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर, ये इधर कॉनकेव मिरर, यहाँ बीच में छेद कर दिया, यहाँ लगा दिया आई लेंस। अब आराम से बैठ के इसको थोड़ा टिल्ट कर देते हैं, ऐसे घुमा देते हैं, और आराम से बैठ के यहाँ से हम देख सकते हैं। कहीं फील्ड में बैठ जाओ, कहीं भी बैठ जाओ आई लेंस पे, और हम इसको देख सकते हैं, ठीक। समझ गए क्या है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। एक बार फिर से, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में कैसेग्रेनियन टेलीस्कोप जो एनसीईआरटी में दिया है उसको समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास कॉनकेव मिरर, ठीक, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, प्राइमरी मिरर है। यहां से रेज आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, फोकस में कन्वर्ट कराना चाहता है लेकिन रास्ते में रख दिया कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। ये हमारा सेकेंडरी मिरर है, ये इसको रिफ्लेक्ट करके आगे भेजेगा, और फिर यहाँ पे मैग्निफिकेशन के लिए हमने रख लिया आई लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। यहां से हम इसको देख लेते हैं। तो ये है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। अब क्योंकि ये मिरर पे बेस्ड है, तो ना तो इसमें स्फेरिकल एबरेशन होगा, ना ही क्रोमेटिक एबरेशन होगा। और मिरर तो पतले होते हैं, लेंस में तो ज्यादा मटेरियल होता है, वो थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है। तो ये मैन्युफैक्चर करना भी आसान है और हैंडल करना भी आसान है, भारी नहीं होगा ना, ठीक है। तो लिख लेते हैं इसमें एडवांटेजेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स। इनके क्या एडवांटेजेस हो जाएंगे भाई, क्या फायदे हैं। फर्स्ट, नो स्फेरिकल एबरेशन, स्फेरिकल एबरेशन नहीं होगा। और सेकंड, नो क्रोमेटिक एबरेशन, इमेज हमें क्लियर मिलती है इसमें, नो क्रोमेटिक एबरेशन। थर्ड, इजी टू मैन्युफैक्चर एंड हैंडल, मैन्युफैक्चर करना आसान है और हैंडल करना भी आसान है, क्योंकि भारी नहीं होगा ना लेंस की तरह। लेंस पे तो ज्यादा मटेरियल होता है, भारी होता है। तो ये एडवांटेजेस हो गए रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। स्फेरिकल एबरेशन नहीं है, लेंस नहीं है इसमें, ऑब्जेक्टिव यहाँ पे मिरर है, तो क्रोमेटिक एबरेशन भी नहीं होगा, और मैन्युफैक्चर करना भी आसान है, हैंडल करना भी आसान है। तो टेलीस्कोप में इतना ही। रे ऑप्टिक्स भी हमारा कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।